आदरणीय पीके आजाद साहब जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो ये चाणक्य होते हैं, और जब ये कविता लिखते हैं उस समय इनके भीतर तुलसीदास होता है, रहीम रसखान होता है, और जब ये कविता पढ़ते हैं तो मंच इनके साथ खड़ा हो जाता है। ऐसे पीके आजाद साहब हैं, अद्भुत कवि हैं, हास्य से लेके संवेदनाओं से लेकर न जाने कब आपकी आंखों में आंसू निकाल दें और कब आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दें। ऐसा हुनर माँ सरस्वती ने जिस कवि को दिया है वो मेरा अनुज है और नाम होता है पीके आजाद। एक बार तालियां बजाइए पीके। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय गोविंद जी को नमन करता हूँ। सतीश जी आ गए हैं तो हौसला बढ़ गया हम कवियों का, क्योंकि जब तक कोई कोषाध्यक्ष नहीं दिखता तो कविता बाहर नहीं निकल। कोषाध्यक्ष तो ठीक है, साथ में एक आचार्य पंडित भी बैठा है, समझिए बात को। और कहानी कहीं भी पढ़ लेना, सनातन धर्म में ये लिखा मिलेगा, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हमने ऐसा नहीं पढ़ा आज तक कि एक गांव में एक लाला अमीर ब्राह्मण रहता था। ऐसा पढ़ा है क्या कभी आप लोग? असल में वो किताबें हमें भी पता है। वो जो किताबें राजेश भैया वो लिखी सब ब्राह्मणों ने ही है। और ब्राह्मणों को क्या किसी को भी अपने बारे में कभी भी ये कहने में अच्छा नहीं लगता कि मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा आदमी। अब जैसे मैं बहुत बढ़िया कवि हूं पर मैं कभी कहता नहीं हूं। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं, ठीक है भैया? किताब तो ब्राह्मणों ने लिखी है, इसमें कोई बात नहीं है, पर सनातन धर्म की दो पुस्तकें, एक का नाम है महाभारत, एक का नाम है रामायण। एक लिखी वाल्मीकि ने, एक लिखी वेद व्यास ने, और ये दोनों दलित समाज से आते हैं। तो सनातन में सबका कंट्रीब्यूशन है, समरसता का समाज है। लेकिन ब्राह्मण समाज के योगदान को अब इसमें ले जा सकता। अब इसमें मैं ये कहूंगा कि देखो, ब्राह्मण वो है जिसमें ब्रह्मा का अंश है। तो वो जिनका नाम आप ले रहे हो वो भी ब्राह्मण है। खैर, बहुत शानदार संचालन मंच का मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेश चेतन जी कर रहे हैं। और एक बात यहाँ सब लोग मंच पे बता रहे थे तो मैं भी अपना फर्ज समझता हूँ, और मुझे याद आया कि आदरणीय गोविंद जी के इस मंच पर सबसे पहली बार मुझे भी राजेश भैया ही लाए। वाह, यही टीम, यही टीम। ऐसा ये मेरे मन के लोग हैं। उसमें वो थे बलजीत जी थी, बलजीत, और अपने वो सांडिल्य जी, नरेश सांडिल्य। हाँ, जब पहली बार मैं आया था। खैर, मंच पर उपस्थित दो कवित्री, तीन कवित्री और एक कवि, आधे आधे तो उधर होंगे। अरे थोड़ा इधर आ जाओ भाई, आप लोग दो कुर्सियां खाली हो गई। तो राजेश भैया बता रहे थे कि अर्धनारीश्वर और कवियों में भी कवित्री है, ये बिल्कुल ठीक बता रहे थे। मैं सही बता रहा हूं। एक कवि के यहाँ चोर आ गए रात को। अब वो चोरों ने सामान बांध दिया तो कवि की पत्नी की आंख खुली, बोली सुनते हो चोर आ गए? बोले पता है मुझे, चुप रहे। बोले सामान ले जा रहे, चुप रहे। बोले चुप रहे, सामान और आ जाएगा, गोविंद जी दिलवा देंगे। बोली मेरे से चुप नहीं रहा जा रहा। बोला कह रहा हूं चुप रहिए, पीटते भी हैं। अब उससे चुप नहीं रह गया, वो चिल्लाई तो उन्होंने कहा कि चुप, और वो कट्टे पट्टे निकाल के दिखा दिए, सामान बांध लिया। फिर एक चोर बोला सुन भाई, हाँ हमारा उसूल है, हम चोरी जिस घर में करें उसमें पिटाई भी करें। तो कवि तेज, और उसे गुस्सा भी आ रहा था पत्नी पे, तो पत्नी कर दी आगे को कि इसकी करो पहले पिटाई। तो उसने कहा क्या नाम है? पत्नी बोली जी शकुंतला।
तो कवि बोला अलग हट जा, शकुंतला मेरी माँ का नाम है, मैं तेरी पिटाई नहीं कर सकता। अब जो राजेश भैया कह रहे थे ना कि हम में भी आधी आधी कवित्री होती है, फिर उसको बुला इधर आ कि हाँ तेरा क्या नाम है? बोला जी नाम तो मेरा गिरधर है, पर लोग बाग मुझे भी प्यार से शकुंतला ही है। तो मैं आपको बता दूं कि हम हैं तो गिरधर पर आधे शकुंतला ही है। खैर भोजन का समय है। मैं एक दो चीजें, इंदु जी उधर से कह रही थी ईडी, मुझे नहीं पता वो किस बारे में जिक्र कर रही थी, पर राजेश भैया ने बताया मैं एक विद्यालय में अध्यापक हूं। सतीश भैया, पिछले दिनों हमारे विद्यालय के एक 56 वर्षीय फिजिक्स के लेक्चरर, उनको अचानक सीने में दर्द हुआ तो उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम आई, फटाफट उनके चेकअप हुए, बोले आईसीयू में भेज दो, फिर बोले ओटी में जाओ, घर वाले आए, बोले 8 लाख रुपए जमा कराओ, बाईपास होएगी, और 5 मिनट लेट हो जाते तो ये हो जाता वो हो जाता। घर वालों के हाथ पैर कांपने लगे, 8 लाख रुपए फटाक से जमा कराए। तो एक लड़का फॉर्म लेके आया, हॉस्पिटल का स्टाफ बोला जल्दी जल्दी भर दो, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। अब वो जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं वो भरने लगे। नाम, उनका नाम था महेंद्र प्रकाश शर्मा, उन्होंने लिखा एमपी शर्मा। पिता का नाम रविंद्र प्रकाश शर्मा, उन्होंने लिखा आरपी शर्मा। कहाँ रहते हैं? मानसरोवर पार्क, एमएस पार्क। आगे लिखा था कहाँ काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था, ईडी लिख दिया। गलत कुछ नहीं किया उन्होंने। अब वो फॉर्म डॉक्टर की टेबल पे गया, उसने कहा दूसरी टीम बुलाओ। दूसरी टीम आए, डॉक्टर भाग के आया, बोला अब कैसा फील कर रहे हो? बोला ठीक हूं। बोले ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, 8 लाख वापिस दो। फ्री में दवाइयां दी। अब वो एमपी शर्मा हर महीने उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्री चेकअप कराते हैं, और पिछले 4 महीने से चाय भी डॉक्टर साहब उन्हें पिला के भेजते हैं। तो ये परसों मुझे बता रहे थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा होता है यार कहीं आजाद, तुझे यकीन है? मैंने कहा जी मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब ने बताया कि मैं अमेरिका में गया, अनेक विदेशों में कविताएं पढ़ी। रसिक गुप्ता जी भी अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। सतीश जी बैठे हैं सामने, इंजीनियर हैं एमसीडी में, और मैं भी म्युनिसिपैलिटी लेवल का कवि हूँ। मैं विदेश यात्रा मैंने नहीं करी, वो करवा भी रहे थे पर मैंने नहीं करी। हाँ। अब मतलब भाई साहब ने बताया कि वो 28 किलो वजन कम कर लिया, बाद में पता चला नहीं 14 करा। तो फिर मैं सोच रहा था कि वो राजेश अग्रवाल जी 18 करोड़ सचमुच के 18 करोड़ है या 9? तो ये सब चलता रहता है हम लोगों का आपस में। मैंने तो रसिक गुप्ता जी को फोन करा, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बोले ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा कैसे? बोला कविता पढ़ने आया हूं। मुझे बड़ी जलन सी हुई अंदर, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। फिर बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा यही, मैं तो स्कूल आया था। फिर मैंने 2-3 महीने बाद फोन किया, मैंने कहा रसिक भैया नमस्ते। बोले हाँ नमस्ते आजाद। मैंने कहा कहाँ हो? बोले मैं अमेरिका। मैंने कहा कैसे? कि कविता पढ़ने। बता क्या काम था? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी। एक दिन में चला गया आदर्श नगर। मैंने सोचा यार रसिक भैया से मिल लो, तो मैं इनके घर जाके मैंने फोन किया। बेटा बैठा था इनका, मैंने कहा बेटा पापा कहाँ है? बोला बर्तन मांज रहे किचन में। मैंने फोन किया, मैंने कहा रसिक भैया नमस्ते। बोले नमस्ते। मैंने कहा भैया कहाँ हो? बोले कनाडा। मैंने कहा क्या करने? बोला कविता पढ़ने। और बता तू कैसा है, तू कहाँ है? मैंने कहा बस कनाडा के दरवाजे पे खड़ा हूं, दरवाजा खोल दो एक बार।
तो ये कुछ नहीं होता। वो बड़े अफसर, ये बड़े कवि, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, और मैं अध्यापक, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मुझे तो याद है, हाथ से कहीं से भी उड़ जाता है इंदु जी। एक ट्रेन में एक डीएम और एसपी सफर कर रहे थे। अब उनकी जो है आपस में बात चल रही थी, अब कितनी देर बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात उठ के आएगी। तो डीएम बोला, देख मैं पूरा जिला चलाता हूं, मेरी पावर बहुत है, सबसे ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट में मेरी है। एसपी बोला, जी बात यह है कि आपकी पावर है, दिखने में आपकी पावर है, पर उस पावर को एग्जीक्यूट मैं कराता हूं, इसलिए अगर सही मायने में देखो तो पावर मेरी ज्यादा है, मेरे बिना आपकी कोई पावर नहीं। अब इस बात पे बहस होगी। अब वहां एक अध्यापक बैठे थे, तो बहुत देर बाद उन्होंने पूछा, जी आप बताओ। तो वो बोले, भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो एक अध्यापक हूं, ना मेरी कोई पावर, मैं तो जिसे चाहे मुर्गा बना दूं, जिसके चाहे कान पीट दूं। अब आगे कोई डीएम बनो या एसपी, मुझे क्या मतलब। मुझे क्या मतलब है। तो ये स्थितियां हैं साहब, लेकिन मैं भी समय का ध्यान रखूंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि मैं यहां इतनी बार आता हूं कि सब कुछ सुना सुनाया लगता है, और ये मुझे लगता है कि मैं वो ना सुनाऊं जो मैं यहां पहले सुना चुका हूं। अच्छा, मैंने पूछ लिया एक आदमी से, मैंने कहा यार बहुत दिनों में दिखाई दिए, कहां थे? तो सतीश भाई क्या जवाब दिया राजेश भैया। उसने कहा, श्रावण चल रहा है, तो उसने कहा, पवित्र श्रावण मास में शकुनी वृत्तिवश कौरव पांडव धर्म कर्म में मग्न था। फिर मुझे कृष्ण जन्मस्थली की यात्रा और कृष्ण जन्म स्थान में कुछ दिन निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूं कह के चला गया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर पता चला वो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जेल हो के आया है। तू जो पढ़ता किताब हो जाता। ये 4 पंक्तियां सरला जी को समर्पित करता हूं। करिए करिए। तू जो पढ़ता किताब हो जाता, तेरी आंखों का ख्वाब हो जाता। मुझको छू लेता प्यार से जो तू, मैं भी खिल के। क्या बात, वाह। मैं भी खिल के गुलाब हो जाता। मैंने कविता में एक प्रयोग किया, 6 लाइन की कविता, और उसके बाद उसको एक फिल्मी गाने से जोड़ा। बहुत लंबा प्रयोग है, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, 2 ताजा टुकड़े सुनाता हूं बस। सुनाइए। यूपी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा उसके बाद से, यूपी पे भी कई टुकड़े हैं, लेकिन मैं लास्ट वाला सुनाता हूं। जो शासन के समानांतर शासन अलग चलाते, परवीन भैया, जो शासन के समानांतर शासन अलग चलाते, जिनके एक इशारे पर अफसर घुटनों पर आते, जिनकी नजर उठे तो फौरन ही दंगा हो जाता, जिस पर टेढ़ी नजर हुई वो नजर नहीं फिर आता। अब एक बाबा बना मदारी, अब एक बाबा बना मदारी, और वो सारे बंदर कुछ तो यमपुर पहुंच गए, कुछ गाते जेल के अंदर। हमको योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, लंबी सजा है हाफ करना, गलती मारे से हो गई।
घर पर आया है बुलडोजर, कहता है योगी का है ऑर्डर, घर ये तुम्हारा साफ करना, गलती मारे से हो गई। उसके बाद पुनः राजधानी लौट के आते हैं और एक ताजा टुकड़ा यहां से उठाता हूं। कुछ लोगों ने बहकाया था अन्ना भोला भाला, रामलीला मैदान दिल्ली में आकर डेरा डाला। भ्रष्टाचार मिटाओ जिनको जिम्मेदारी सौंपी, उन लोगों ने दिल्ली वालों को पहना दी टोपी। भूल गए फिर अन्ना को ही सत्ता मद में आकर, बहुत दिनों के बाद आज अन्ना बोले मुस्काकर, देखा है पहली बार झाड़ू को भी पड़ती मार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं एक दो मुक्तक थोड़ा अलग भी पढ़ देता हूं, ये क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कम है और मेरे साथ दिक्कत यह है कि मेरे क्या सबके साथ ये है, हमें रोकना मुश्किल हो जाए, एक बार शुरू हो जाना। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊं मैं देश की खातिर मेरे दिल की तमन्ना है, जीऊं मैं देश की खातिर मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो, सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो। देश की बात की, शहीदों की बात की, और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, तो मैं एक छोटा सा गीत 2-2.5 मिनट का वो पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। बड़े भैया ने मेरी भूमिका में भी बताया कि मैं हंसते हंसाते और संवेदनाओं की बात करने लगता हूं। गीत की भूमिका यह है, एक शहीद, उसका छोटा सा बेटा 5-7 साल का, और वो अपने पिता को बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। उसके घर का वातावरण, उसके घर का परिवेश का पर्यावरण कुछ बदला बदला सा है, तो वो अपने पिता की तस्वीर से बातें कर रहा है। उस बातचीत को गीत बनाने का प्रयास किया है, आप लोगों की अदालत में सौंपता हूं। खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे, ज्योति जी। खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे, छोटी और मैं खूब खेलते, कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहाँ गए कुछ नहीं बताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है, तेरे पिता से पिटवाऊंगी कहकर नहीं डराती है। कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती है, हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है। मान भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं अपनी माँ के बारे में अपने पिता की तस्वीर से बात करता है। गीत की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां सौंपता हूं।
पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है। रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है। मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है। चित्र तुम्हारा देखती रहती, उत्तर कुछ ना देती है। समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो। बहुत अच्छे, पिताजी क्यों नहीं आते हो। बहुत अच्छे, वाह। घर में एक कुंवारी बुआ है और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ के साथ छोटी छोटी बातों पर मीठी मीठी लड़ाइयाँ लड़ते देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो भी शांत है। उसकी भी शिकायत वो अपने पिता से करता है। बुआ को देखो, अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है। मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है। राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी। रोते रोते आंख सुजाली, भूखी ही जा सोई थी। अभी जाओ, अब तो कितनी राह दिखाते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो। और गीत का अंतिम बंद रखता हूं। जिस घर का बड़ा बेटा सरकारी सेवा में सेना पर तैनात हो, जिस घर में पिताजी ने कामकाज की बागडोर संभाल रखी हो, उस घर का छोटा बेटा थोड़ा सा मनमोजी हो जाता है तो घर वाले उसे आवारा बोलने लगते हैं। यहां भी बहुत बारीक बात उठाता हूं पहली पंक्ति में। भैया, छोड़ आवारा गर्दी चाचा, रोज खेत पर जाते हैं। छोड़ आवारा गर्दी चाचा, रोज खेत पर जाते हैं। पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं। दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब। हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब। घर में सब है दुखी बहुत, क्यों समझ न पाते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो। बताओ। उन लोगों को सुन सुन के सामने बैठ के कहीं मेरे अंदर कविता का बीज पनपा, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे अपने साथ बिठाते हैं, मैं उनके साथ मन साझा कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और आदरणीय चाचा जी, मेरे गोविंद जी ने ये मुझे प्रदान किया कि मैं इन बड़े कवियों के साथ बैठकर कविता पढ़ रहा हूँ। ऐसे राजेश चेतन जिन्होंने अनेक विदेश यात्राएं की, मैं उनके बारे में आप सब लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा राजेश जी को आप सब लोग जानते हैं। तब मैं बस यही कहूँगा कि धूल जैसे कदम से मिलती है। कहीं दिनेश रघुवंशी जी की पंक्तियां याद आती हैं। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और ऐसे कितने हैं इस जहां में जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है, जिन्हें शोहरत कलम से मिले। आदरणीय श्री राजेश चेतन जी आए, उन्होंने हम सबको बुलाया तो बहुत तालियां बजवाई। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। ये पूरा